नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव के परिणाम का। जी हाँ, आज देश भर को जो इंतजार था 2024 के आम चुनाव का क्या होगा, चुनाव का परिणाम लगभग अब आ चुके हैं। यानी कि जो लोकसभा का रिजल्ट है, जो जिस तरह से लोकसभा का सर्वे दिखाया गया था, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया गया था, पूरा फेल हो गया। यानी देश भर के जितने एग्जिट पोल थे, जितने चैनलों के एग्जिट पोल थे, सोशल मीडिया के एग्जिट पोल थे, सारे के सारे धरे के धरे रह गए और रिजल्ट कुछ और ही आया। बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट है और एक तरह से ये बदलाव का रिजल्ट है। हालांकि एनडीए जो है बहुमत की तरफ तो जा रहा है, लगभग आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, नो डाउट, तीसरी बार बनेंगे, हैट्रिक ले रहे हैं, नो डाउट। लेकिन इस चुनाव का परिणाम बहुत कुछ राजनीतिक भाषा जो है कह रहा है। हम इसी पर आज बहस करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे कि और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिजल्ट आया है सर्वे के खिलाफ, यानी सर्वे जो आया, जो एग्जिट पोल था उसके अगेंस्ट में जो आया है, इसके पीछे कारण क्या रहा है। कौन कौन से स्टेट पे जो भरोसा था बीजेपी को, एनडीए को, जो कि टूट चुका है लगभग भरोसा। महाराष्ट्र का तो हम बार बार कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल है उनको कम सीट मिलेगी, वो तो है ही। लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी लोकसभा सीट है, 80 सीट की जो स्टेट है, उसमें इतनी मुंह की खानी पड़ेगी बीजेपी को, इस शायद किसी ने सपने भी नहीं सोचा होगा। शायद अमित शाह और मोदी जी भी नहीं सोचे होंगे कि इस तरह का चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। तो हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पर जो है एनडीए कम पड़ गई है। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष है, विपक्ष मजबूत हुआ है। अगर इंडिया गठबंधन की बात कहें, अगर वो विपक्ष में बैठती है तो इस बार 2024 के परिणाम के बाद जो है विपक्ष काफ़ी मजबूत होके सामने आया है और इसका असर जो है आगे राजनीति पर जरूर पड़ेगा। बात ये भी हो रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये जो है, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार पलटू राम है, कभी भी पलटी हो सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए के साथ में कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। तो इन पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि इनके हाथ में इस समय रिमोट की भाषा हम जो कहते हैं वो रह सकती है। क्योंकि इंडिया का जो स्कोर है 231, यानी कि इंडिया गठबंधन को जो 231 सीट है, उनको बहुमत के लिए 272 का जो जादुई आंकड़ा है, ज़्यादा सीट की ज़रूरत नहीं है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी सपोर्ट कर दिया तो इंडिया गठबंधन जो है सरकार बना सकती है। लेकिन हालांकि ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि नीतीश जी अभी भी जो है एनडीए में शामिल हुए थे और लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी में साथ में थे और साथ में चुनाव लड़े हैं। तो इतना बड़ा तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन राजनीति ये कुछ भी कहा जा सकता है। अभी खबर ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का जो है दावेदार बनाया जा सकता है। यानी यूपीए यानी इंडिया गठबंधन जो है उनको उप प्रधानमंत्री का जो है ऑफर दे सकती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का अगर हिलना डुलना अगर होता है तो कुछ भी हो सकता है। तो हालांकि ये आगे का विषय है, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है उसमें ये भी एक चर्चा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है इनके ऊपर जो है एनडीए गठबंधन कितना भरोसा कर सकती है। अब बात करते हैं सीटों की। तो किस तरह सीटें आई हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें थी, इसके पहले जो है 62 बीजेपी अकेले वहाँ पर जीत के आई थी। और एनडीए की बात करें तो वहाँ पर 65, 66, 67 सीटें थी। और 2014 में तो पूरा बीजेपी ने वहाँ पर 70 के पार आंकड़ा छुआ था। लेकिन इस बार जो है हम अगर देख रहे हैं तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल के साथ 40 सीट भी नहीं आ पा रही ठीक से। यानी 40 सीट और उनके 40 सीट, उनके इंडिया के 40 सीट एनडीए के, ये हम देख सकते हैं। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हालत है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आता है स्टेट, जो लार्जेस्ट स्टेट है, जिसमें 48 सीटें हैं। वहाँ पर एनडीए को 18 सीट दिख रहा है अभी और 29 सीट जो है इंडिया गठबंधन को। इसमें महाराष्ट्र की अगर राजनीतिक बात करूं तो यहाँ पर जो है असली शिवसेना और नकली शिवसेना के ऊपर असली एनसीपी, नकली एनसीपी का खूब प्रचार हुआ था कि आखिर में असली कौन है, नकली कौन है। इसको लेकर जो है काफ़ी राजनीति हुई थी और बार बार सब लोग यही कह रहे थे कि आप नेता तोड़ सकते हैं लेकिन वोटर नहीं तोड़ सकते हैं। वोटर किसके साथ है, एक चुनाव का परिणाम बताएगा, जो चुनाव का परिणाम ने बता दिया है।
मुंबई की 6 सीट थी। मुंबई के 6 सीट में काफ़ी जो है चर्चा का विषय रहता है हमेशा कि मुंबई की 6 सीट किसने जीता। पिछली बार एनडीए ने 6 के 6 सीट जीती थी। इसके पहले जो है 2009 की बात करें तो कांग्रेस ने भी 6 के 6 सीट वहाँ पर जीती थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज 2024 के परिणाम देखा जाए तो बीजेपी ने सिर्फ उत्तर मुंबई का सीट पीयूष गोयल जो थे प्रत्याशी वो जीतने में कामयाब हुए। बाकी सब सीट जो है मुंबई की जो है सीटें एनडीए ने हार चुकी है, जिसमें उज्ज्वल निकम जो वरिष्ठ एडवोकेट थे और उन्होंने कसाब को जैसे लोग फांसी चढ़वाया था और मुंबई बम ब्लास्ट का जांच का जो है काफ़ी अच्छे से किया था उन्होंने, और काफ़ी नामचीन वकील थे। और उज्ज्वल निकम को कोई नहीं कह सकता था कि हार जाएंगे, लेकिन उनको वर्षा गायकवाड़ जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वो हराने में कामयाब हो गई। अब वर्षा गायकवाड़ जो है सांसद बन जाएंगी, अब वो जो है लोकसभा संभालेंगे। तो हम तीसरा देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भाजपा पूरी तरह से भरोसा कर रही थी कि वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार जो है, ममता बनर्जी की सीट जो है कम हो जाएगी। यानी 18 सीट तो बीजेपी की थी, लेकिन इस बार जो है 30 से ज़्यादा सीट आएगी। 40 सीट का लोकसभा क्षेत्र है, 30 सीट आएगी ऐसा कह रहे थे, लेकिन जो 18 सीट था वो भी नहीं संभाल पाए और पश्चिम बंगाल में 12 सीट पर बीजेपी सिमट गई है। और इसके पीछे भी देखा जाए तो राजनीति खूब हो रही थी और अब आगे का इसका समीक्षा का विषय है। अब इनको बीजेपी को इसके ऊपर समीक्षा करना होगा। बिहार की बात करें तो वहाँ पर भी पिछली बार जो है 40 में से 39 सीट बिहार जीती थी और इस बार जो है बिहार में जो है बीजेपी ने और उनके सहयोगी दल ने 32 सीट जीतने में कामयाबी हासिल की, लेकिन वहाँ पर भी नुकसान तो है ही 7 सीटों का। एमपी में मध्य प्रदेश ने पूरा भरोसा किया है बीजेपी पर और उन्होंने 29 के 29 सीट जो है बीजेपी को दे दिया है। इसी तरह कर्नाटक में जो है अच्छा स्कोर तो मतलब पिछली बार भी अच्छा था 2019 में, लेकिन इस बार भी जो है कम आए हैं, लेकिन कर्नाटक में भी 18 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है और 10 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को मिली है। गुजरात में भी 25 सीटें जो है मिली है बीजेपी को, ये अच्छा है उनके लिए। आंध्र प्रदेश में जो है चंद्रबाबू नायडू का जो बीजेपी ने अंतिम समय में अपने साथ गठबंधन में लिया था, उन्होंने जो है 21 सीट जो है जीतने में कामयाब हासिल हुए। अब वो एनडीए का हिस्सा अगर लगातार बने रहेंगे तो 21 सीट बीजेपी के नाम पे ही जाएगी। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हुआ है। राजस्थान में पिछली बार जो है 24 सीटें जो है वो सब की सब जो है बीजेपी को मिली थी। इस बार जो है 10 सीटों का नुकसान हो गया, यानी 14 सीट पर जो है बीजेपी सिमट गई। उड़ीसा में जो है एक प्लस पॉइंट है भाजपा एनडीए के लिए, जहां पर 19 सीट जो है उड़ीसा में बीजेपी को मिली है और 1 सीट बीजेडी दल को मिली है। हालांकि वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी था, वहाँ पर बीजेपी ने बहुमत से जो है वहाँ मुख्यमंत्री अब बना लेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं आज। इसी तरह छत्तीसगढ़, दिल्ली ऐसी जगहों पर जो है बीजेपी को अच्छी सफलता मिली है, लेकिन इस सफलता को हम पूरी सफलता नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से 272 जादुई आंकड़ा लगातार 2014-2019 में बीजेपी ने हासिल किया था, 2024 में कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिख रहा है। यानी बीजेपी अगर कहा जाए कि अपने अकेले बहुमत पे अगर सरकार बनाना चाहे तो नहीं बना सकती, क्योंकि उनका स्कोर जो है 240 पर ही रुक गया है। और देखा जाए तो पिछले 6 घंटे से मैं देख रहा हूँ एनडीए 290-295 के बीच में ही आंकड़ा घूम रहा है। हालांकि अभी तक रुझान अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फाइनल स्कोर नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से 5-6 घंटे से स्कोर रुका हुआ है, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो फाइनल रिजल्ट होगा इसी के आसपास होगा। यानी कि बहुत मुश्किल से बीजेपी और एनडीए जो है 300 पार जाती हुई दिखेगी। यानी कि अब की बार 400 पार का जो नारा था, तो 300 पार भी होना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसका मंथन अब करने की ज़रूरत है बीजेपी को और उनके सहयोगी दलों के साथ में, क्योंकि उसके बाद महाराष्ट्र में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव है कुछ ही महीनों बाद, उसके बाद बिहार में भी चुनाव है। तो ऐसे में इसका असर तो इस पर ज़रूर पड़ेगा, इसको दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई है, लोगों की जो सिंपत्ति वोट के नाम पर जो राजनीति यहाँ पर हो रही थी, तो नो डाउट सिंपत्ति जो है उद्धव ठाकरे को मिली है, सिंपत्ति शरद पवार जी को मिली है। जिस तरह से उनकी सीटें जीत निकली हुई है यहाँ पर महाराष्ट्र से, उसमें कोई डाउटफुल नहीं कहा जा सकता कि सिंपत्ति उनको नहीं मिली है। हम भी यहाँ पर सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन किस तरह राजनीति कर रहा है, किस तरह की
बातें कर रहा है, किस तरह के लोगों को तोड़। तो यहाँ पर आज जो है चुनाव परिणाम ने ये दिखा दिया है कि आप जो है नेता तोड़ सकते हैं लेकिन वोटर नहीं तोड़ सकते हैं। नेता भले इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाएं, लेकिन लोगों को जो है एक दूसरे के जो वोटर्स जो है वो कतई बदली नहीं होंगे। वोटर्स देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और ये चीज़ जो है उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उनका कहना है साफ साफ वोटरों का इन्होंने संदेश दिया ये है आज के वोट परिणाम ने कि आप जो है पार्टी तोड़ के ईडी और सीबीआई का ध्वंस दिखा के पार्टी तो तोड़ लेते हो, लेकिन सिंपैथी नहीं तोड़ पाओगे। आप कहीं ना कहीं जो है उसमें आप कमज़ोर पड़ रहे हो। ये संदेश जो है बीजेपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा वोटरों का, और एनडीए को देखना, अब एनडीए को जो है संभालना होगा। यानी बीजेपी को बहुत ही आगे का रास्ता कठिन लग रहा है, क्योंकि आगे जो जिस तरह से मोदी जी फैसला लेने वाले थे और जिस तरह से आगे का देश को विकास की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और उनका सपना था कि जब हमारा जो देश स्वतंत्रता जो वर्ष है 100 साल पूरा होगा तो हम एक विकसित देश कहलाएंगे। उस तरफ जाने के लिए बहुत कुछ करना है उनको, मोदी जी को, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनका जो है हिम्मत थोड़ा सा टूटा हुआ दिख रहा है। हालांकि इसको टूटा हुआ हिम्मत नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से परिणाम आए हैं, खुद मोदी जी अपनी कंस्टिट्यूंसी में जो 4 लाख 4.5 लाख वोट से जीत के आते थे, आज 1.5 लाख की मार्जिन से खाली चुन के आए हैं। तो ये भी एक सवालिया निशान बनता है, क्योंकि मोदी जी जो बनारस बना दी है, आज पूरे देश में नहीं पूरे इंटरनेशनल सिटी बना दी है उसको। विदेशों से लोग आते हैं सैलानी वहाँ पर आज। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ कहना चाहेंगे कि अयोध्या का मुद्दा इतना ठंडा पड़ गया कि खुद अयोध्या की सीट जो है बीजेपी को गंवानी पड़ गई है। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम नारा बना रहे थे, जो राम लाला को लाए हैं हम उन्हें जिताएंगे, और जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये नारा भी कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आज के परिणाम से। यानी अयोध्या का सीट कितना इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है, जहाँ पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अयोध्या स्टेशन बना हुआ है, अयोध्या मंदिर बना, अयोध्या विमानतल बनाया गया, और वहाँ पर खूब डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन अयोध्या का सीट जो है बीजेपी हार गई, वहाँ पर सपा प्रत्याशी चुन के आए हैं। तो इस तरह से इसे क्या कहा जाए आखिर में, जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश जिस तरह से बनाने की तरफ जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं फेल कैसे हो गया, ये मंथन की ज़रूरत है। हमने कुछ लोगों का, हमारे कुछ लोग वहाँ पर शुभचिंतक हैं, उनसे फ़ोन पर भी बात की, कुछ पत्रकारों से बात की। उनका एक कहना है कि बीजेपी ने जो सीट का बंटवारा किया उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है। उत्तर प्रदेश में मतलब जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनकी सीट बंटवारे में बिल्कुल नहीं चली। वो जिसको चाहते थे सीट देना चाहते थे, उनको नहीं दी गई, और अमित शाह और मोदी जी और दूसरे लोगों ने फैसला लिया, और उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को सीट दी गई जो कमज़ोर पड़ गए, और यहाँ पर उनको हार देखनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं योगी जी का भी इसमें नाम जुड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज चुनाव परिणाम के बाद क्या आगे राजनीति में योगी जी का कद को भी देखा जाएगा? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी को सर्वे सर्वा जो बनाया गया उनको भी देखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये बहस का हिस्सा जरूर रहेगा। फिलहाल आज का हमारा विषय यही है कि आज का जो चुनाव परिणाम है आखिर में क्या संदेश दे रहा था। संदेश साफ है कि आप जो है वोटों की राजनीति जो करते हो, आप नेताओं को तोड़ सकते हो लेकिन वोटरों को नहीं तोड़ सकते हो। कहीं ना कहीं ये जो है ये सोचने की विषय है और मंथन करने की ज़रूरत है। हालांकि जो है चुनाव के बाद जो है जो भी चीज़ें सामने आएंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आज का जो विषय था आपको तक पहुंचाना था कि जो परिस्थिति आज जो चुनाव परिणाम के बाद बन रही है उसके ऊपर खास चर्चा का विषय था, तो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। तो पल पल की खबरों के लिए, राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।